डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मणिकांत इंग्लिश पॉइंट यूट्यूब चैनल। मैं हूं मणिकांत सर। इस वीडियो में मैं आपको सेंटेंस के अध्ययन के बारे में बताने के लिए जा रहा हूं। आप यहां देख सकते हैं लिखा हुआ है सेंटेंस, जिसका हिंदी अर्थ हुआ वाक्य। और इसमें जो आरंभ में सेंटेंस के 4 भेद होते हैं, तो इसमें उसी का वर्णन किया गया है। जैसे सेंटेंस के यहाँ भेद लिखे हैं, भेद 4 हैं, और फिर लिखा हुआ है अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करें। तो जैसा कि आपने पीछे के वीडियो में देखा कि सेंटेंस के 4 भेद होते हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। यहाँ लिखा हुआ है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी अर्थ हुआ स्वीकारात्मक वाक्य। और स्वीकारात्मक वाक्य वह होते हैं जिस वाक्य से किसी के प्रति स्वीकृत होने का बोध प्रकट होता है, अर्थात उसमें हाँ होने का बोध हो जाता है। और ऐसे वाक्य में स्पष्ट तौर पे नहीं, क्या और क्या नहीं, ये शब्द नहीं लगे रहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, राम एक आम खाता है। यह दिया गया वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात स्वीकारात्मक वाक्य है, क्योंकि ऐसे वाक्य से स्वीकृत होने का बोध होता है। और इस वाक्य में नहीं, क्या और क्या नहीं, ये 3 शब्द नहीं लगे हुए हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की जहाँ तक बात होती है, तो हिंदी में ऐसे वाक्यों की रचना होती है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब से, और अंग्रेजी में सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, राम एक आम खाता है। इस वाक्य की जो बनावट है, जो रचना है, वो इस तरह है। पहले एस आया है सब्जेक्ट, तब ऑब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब आया है। और इसका अनुवाद हुआ राम इट्स ए मैंगो। इसकी रचना है राम सब्जेक्ट और ये इट्स हुआ वर्ब और ए मैंगो ऑब्जेक्ट। तो अंग्रेजी में इस वाक्य की रचना हुई सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ऐसे ही वाक्यों को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे, क्योंकि ऐसे वाक्य से स्वीकृत होने का बोध प्रकट होता है। जैसे राम एक आम खाता है, तो ये स्वीकार कर रहा है कि हाँ, सचमुच कार्य ऐसा हो रहा है, खाता है राम आम। सही है, यह सही है कि राम आम खाता है। और तो अफर्मेटिव सेंटेंस की जहाँ तक बात है, तो उसकी एक विशेषता यह है कि जितने भी अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, उन वाक्यों में या तो एक वर्ब आएंगे हिंदी के वाक्यों में, या नहीं तो 2 वर्ब आते हैं। तो हिंदी के वाक्यों में यदि एक वर्ब आएंगे, तो उसके बनाने के नियम हो जाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और यदि हिंदी के वाक्य में 2 वर्ब आते हैं, तो फिर उसके बनाने के नियम हो जाएंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फुल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
आपको मैं उदाहरण दिखा रहा हूँ, तो इस उदाहरण में आप देख सकते हैं। यहाँ 2 वाक्य दिए गए हैं। राम एक आम खाता है और राम एक आम खा रहा है। इस दोनों वाक्यों में यह अंतर है कि इसमें सिर्फ एक ही वर्ब आया है, खाता है, और इस वाक्य में 2 वर्ब आए हैं। जैसे राम एक आम खा रहा है तो पहला वर्ब हुआ खा रहा और दूसरा है, तो खा रहा फुल वर्ब हुआ और है हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो हिंदी के वाक्य में यदि 2 वर्ब आते हों तो पहला फुल वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। तो यदि एक वर्ब आते हैं, जैसे राम एक आम खाता है में एक ही वर्ब आया है, तो एक वर्ब वाले को हम इस तरह से बनाएंगे S + V + O। तो फिर इस वाक्य को हम इस तरह से बनाकर देखते हैं। तो एक वर्ब रहने से नियम हुआ S + V + O। तो नियम कहती है पहले S दीजिए, अर्थात सब्जेक्ट दीजिए। तो सब्जेक्ट राम है तो हमने यहाँ राम दे दिया, राम हो गया। अब वर्ब मांग रहा है, वर्ब क्या है? खाता है। खाता है का अंग्रेजी हुआ इट्स, तो हमने इट्स भी दे दिया। अब ऑब्जेक्ट मांगा जा रहा है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? एक आम। एक आम का अंग्रेजी ए मैंगो। तो इस तरह से यह सेंटेंस फाइनल हो जाता है। जैसे राम एक आम खाता है बराबर राम इट्स ए मैंगो। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और इसका दूसरा उदाहरण है, इस वाक्य में तो एक ही वर्ब आया है जिसे इस नियम से बनाया गया है, और दूसरे वाक्य में अब 2 वर्ब आ रहे हैं। तो फिर उसको देखेंगे कि ये किस तरह से बनेंगे। तो आप देख सकते हैं वाक्य लिखा हुआ है राम एक आम खा रहा है। तो 2 वर्ब है, तो 2 वर्ब का नियम इस तरह से है एस एच भी एफ भी ओ। तो हम लिखेंगे एस एच भी एफ भी और ओ। तो सबसे पहले मांगा जा रहा है एस देने के लिए, अर्थात सब्जेक्ट। तो राम एक आम खा रहा है में ये राम हुआ एस अर्थात सब्जेक्ट और एक आम ऑब्जेक्ट। तो एस मांग रहा है तो राम हमने राम दे दिया। फिर एच भी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब है, तो है का अंग्रेजी इज। और फिर फुल वर्ब, तो फुल वर्ब क्या है? खा रहा, तो खा रहा का अंग्रेजी ईटिंग। और फिर ओ ऑब्जेक्ट, तो फिर एक आम ए मैंगो। तो इस तरह से यह सेंटेंस अफर्मेटिव फाइनल हो जाता है। राम एक आम खा रहा है बराबर राम इज ईटिंग ए मैंगो। तो ये हुआ आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंस के हिंदी के वाक्यों में ध्यान रखना है, या तो एक वर्ब आएंगे या नहीं तो 2 वर्ब आएंगे। अगर एक वर्ब आ गया तो फिर इस नियम से बनाइए, और यदि 2 वर्ब आ जाते हों तो फिर इस नियम से इसका अनुवाद किया जाएगा। और साथ ही ऐसे वाक्यों से स्वीकृत होने का बोध होता है, इसलिए इसे स्वीकारात्मक कहा गया। और इसमें हाँ का बोध छुपा हुआ है, कार्य हो रहा है, यह सही है, सभी इसको स्वीकार करेंगे कि नहीं यह सही है। और दूसरी बात है कि ऐसे वाक्यों में नहीं, क्या और क्या नहीं, ये शब्द इत्यादि नहीं लगे रहते हैं। तो ये हुआ आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब आप नेगेटिव सेंटेंस के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। तो एक बार फिर से मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये जितने भी प्रकार के आपके पास अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, तो किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को आप इसी 2 नियम की सहायता से अनुवाद कर सकेंगे। और
अब आप नेगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करें। यहाँ लिखा हुआ है नेगेटिव सेंटेंस, जिसका हिंदी अर्थ हुआ नकारात्मक वाक्य। तो नेगेटिव सेंटेंस हम किसे कह सकेंगे? तो जिस वाक्य से किसी चीज़ के प्रति अस्वीकृत होने का बोध प्रकट होता हो, और ऐसे वाक्यों में स्पष्ट रूप से नहीं लगा रहता है। और एक दूसरा शब्द भी आता है मत। तो मत भी लगा रह सकता है। नहीं और मत में यह अंतर है कि नहीं साधारण होता है और मत इससे जोरदार सख्त होता है। तो उदाहरण में आप देख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है राम आम नहीं खा रहा है। तो इस वाक्य में स्पष्ट रूप से नहीं लगा हुआ है, और नहीं लगे रहने के कारण यह सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और इसका आगे दूसरा उदाहरण आप देख सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है राम आम नहीं खाता है। तो इस वाक्य में भी यहाँ नहीं लगा हुआ है। तो इस तरह से नहीं लगे रहने के कारण ये दोनों वाक्य नेगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह से बनाया जाए या बनाया जा सकता है। तो ऐसे कोई भी नेगेटिव सेंटेंस जिसमें नहीं लगा हुआ रहे, तो सबसे पहले आप नहीं को काट दें, और नहीं को निकालने के बाद जो शेष वाक्य बच रहा हो उस शेष का अनुवाद कर लें, और फिर जो उसमें हेल्पिंग वर्ब है उसमें नॉट लगा दें। मैं आपको उदाहरण में दिखाता हूँ। जैसे कि राम आम नहीं खा रहा है। अब इस वाक्य का अनुवाद करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका नहीं निकाल देंगे। तो हमने नहीं निकाल दिया, तो नहीं को निकाल देने से जो शेष बच रहा है राम आम खा रहा है। तो राम आम खा रहा है यहाँ लिखा हुआ है, और इसका अनुवाद हुआ राम इज़ ईटिंग ए मैंगो। तो यह शेष अनुवाद हुआ। इसके बाद नियम कहती है जो हेल्पिंग वर्ब है उसमें अब नॉट लगा दें। तो राम इज़ ईटिंग ए मैंगो में हेल्पिंग वर्ब इज़ निकला है। अब हम लोग इस इज में नॉट लगा देंगे, तो फाइनल हो जाएगा इस तरह से राम इज़ नॉट ईटिंग ए मैंगो। तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनता है। अब आप दूसरा उदाहरण देखिए। यहाँ लिखा हुआ है राम आम नहीं खाता है। तो अब यह किस तरह से बनेगा? तो नियम वही है, सबसे पहले हम लोग नहीं को निकाल देंगे। तो राम आम नहीं खाता है में नहीं को हमने निकाल दिया। तो जब नहीं को निकाल देंगे तो शेष जो बचेगा वो बचेगा राम आम खाता है। तो राम आम खाता है ये बच गया। तो अब हम लोग इसका अनुवाद करेंगे। राम आम खाता है का राम इट्स ए मैंगो, यह अनुवाद हुआ। अब नियम कहती है कि अनुवाद हो जाने के बाद हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाए। तो राम इट्स ए मैंगो में हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है। यहाँ एक ही वर्ब आया है इट्स, और इट्स एक फुल वर्ब है। और नेगेटिव बनाने के लिए नियम कहती है कि हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाएं, और नॉट इस वाक्य में मौजूद नहीं है। तो सवाल यह है कि इस वाक्य का मॉडल हेल्पिंग वर्ब कौन होगा, क्या होगा? तो इस वाक्य में तो हेल्पिंग वर्ब पहले से ही मौजूद था। राम इज़ ईटिंग ए मैंगो में इस हेल्पिंग वर्ब मौजूद था, तो हमने नॉट लगा दिया। लेकिन इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। राम इट्स ए मैंगो में हेल्पिंग वर्ब नहीं होकर के इट्स फुल वर्ब है।
तो और नियम कहती है हेल्पिंग वर्ब में नॉट लगाएं, और हेल्पिंग वर्ब है नहीं, और जब तक हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा तब तक ये सेंटेंस निगेटिव नहीं बन सकता है। तो कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें पहले से ही हेल्पिंग वर्ब मौजूद होते हैं, और कुछ ऐसे वाक्य होते हैं अंग्रेजी में, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस हैं, इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं होता है। राम इट्स ए मैंगो। तो अब इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, तो इसके लिए यहाँ कुछ आपको हेल्प में लिखा गया है, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ ये लिखा हुआ है कि जिस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, सबसे पहले तो आपको हेल्पिंग वर्ब को लाना है और उसके बाद नॉट लगाना है। तो जिस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं हो, तो कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं होते हैं, जैसे V1 वर्ब 1 और वर्ब 5 और वर्ब 2 के वाक्य ऐसे हैं अफर्मेटिव, जिसके अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं होता है। तो ऐसे वाक्यों के लिए V1 के लिए हेल्पिंग वर्ब डू को माना जाता है, यह अलग से इसमें हेल्पिंग वर्ब को लिया जाता है। और V5 का हेल्पिंग वर्ब डज और V2 का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। तो आप यहाँ यह देख सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब सभी वाक्यों में मौजूद होते हैं, परंतु अर्थात मात्र इन 3 वाक्यों में मौजूद नहीं होते हैं, V1, V5 और V2। तो इस वाक्य में राम इट्स ए मैंगो में इट्स यह जो है V5 है, और इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है, और बिना हेल्पिंग वर्ब का तो नॉट लगेगा नहीं। तो इसके लिए यहाँ V5 है, तो V5 का हेल्पिंग वर्ब डज होता है। आप यहाँ देख सकते हैं V5 का हेल्पिंग वर्ब डज लिखा गया है। तो इस तरह से यह इसका हेल्पिंग वर्ब प्राप्त किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब हमें मिल गया, तो डज हो गया, और अब डज में क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, और यह डज जो लगेगा हेल्पिंग वर्ब वह ठीक सब्जेक्ट के बाद इसको लाएंगे, रखेंगे, अर्थात सब्जेक्ट और फुल वर्ब के बीच में हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो डज प्राप्त हो गया, और डज प्राप्त हो जाने के बाद नॉट लगा देंगे। और इसमें एक बात और भी ध्यान देना है कि जैसे ही वाक्य में डू डज डिड आ जाते हों, तो उस वाक्य में जो वर्ब होते हैं उस वर्ब को V1 में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। लिखा हुआ है जब वाक्य में डू डज डिड आ जाए तब उस वाक्य का फुल वर्ब V1 में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो इस वाक्य में डज आ चुका है, और डज के आने के बाद जो इट्स है, अभी तो यह वर्ब 5 है और चूँकि डज लग गया है, तो इसलिए इट्स को आप ट्रांसफ़र कर देंगे इट में। तो इस तरह से फाइनल आंसर हो जाएगा राम आम खाता है बराबर राम डज नॉट ईट ए मैंगो। यहाँ हम लोग इट को इट्स में नहीं लिख सकते हैं। तो और यहाँ यह भी लिखा हुआ है कि ऐसे वाक्यों में डू डज और डीड अपना निजी अर्थ नहीं देता है, वह अर्थहीन हो जाता है। अब अर्थहीन क्यों हो जाता है, तो इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और
तो निष्कर्ष यह हुआ कि राम आम नहीं खा रहा है को हमने बनाया राम इज़ नॉट ईटिंग ए मैंगो। तो इस वाक्य में दो वर्ब आए हैं, इज़ और ईटिंग, और इसमें आप देख सकते हैं राम आम खाता है में राम इट्स ए मैंगो एक ही वर्ब आए हैं। तो कैसे समझेंगे कि इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है? तो इसके लिए यहाँ कुछ सूत्र दिया गया है, लिखा हुआ है वाक्य में एक वर्ब यदि आते हों तो वह फुल वर्ब होता है, और यदि दो वर्ब आए तो पहला हेल्पिंग वर्ब और दूसरा फुल वर्ब। राम इज़ ईटिंग ए मैंगो में दो वर्ब आए हैं, इज़ और ईटिंग, इसलिए पहला जो है ये पहला दो वर्ब आने पर पहला हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा फुल वर्ब है, तो इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब इज है और पहले से ही मौजूद है। लेकिन इस वाक्य में राम इट्स ए मैंगो में एक ही वर्ब आए हैं, तो इसलिए एक वर्ब आने पर वह वर्ब फुल वर्ब हो जाता है, यह फुल वर्ब है और इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है, तो इसलिए इसके लिए अलग से हेल्पिंग वर्ब दिया गया है। तो प्राय सभी वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब मौजूद रहते हैं, लेकिन V1, V5 और V2 वाले वाक्य जो हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में उसमें हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं होता है, और ऐसे ही वाक्यों का हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड अलग से प्राप्त किया जाता है। तो अब तक आपने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, अब आगे मैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ। और इस तरह से यहाँ से शुरू होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अर्थात प्रश्नात्मक वाक्य। प्रश्नात्मक वाक्य किसे कहेंगे? तो जिस वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध प्रकट होता हो, जैसे क्या राम आम खा रहा है, तो यह अपने आप में एक प्रश्न है, तो इसका एक उत्तर आएगा हाँ या नहीं में। तो ऐसे ही वाक्यों को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे, क्योंकि इसमें प्रश्न का भाव, प्रश्न पूछने का बोध छुपा हुआ है। और साथ ही ऐसे वाक्यों का यह पहचान है, ये क्लोज्ड क्वेश्चन है, ऐसे ही वाक्य का यह पहचान है कि इस तरह के वाक्य क्या से आरंभ होते हैं। अतः जो वाक्य क्या से आरंभ हो रहे हों उसे हम लोग किस तरह से उसका अंग्रेजी अनुवाद करेंगे, तो इस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। तो आप यहाँ नियम देखिए, मैंने सूत्र दिया है, सबसे पहले क्या को निकाल देंगे वाक्य से, अर्थात क्या को काट देंगे, उसके बाद जो शेष वाक्य बचेगा उसका अनुवाद कर लेंगे। अनुवाद करने के बाद हेल्पिंग वर्ब को आगे करके प्रश्नात्मक चिन्ह लगा देंगे, जैसे क्या राम आम खा रहा है। तो अब इस वाक्य का अनुवाद करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या को, पहले ये सेंटेंस लिख देंगे क्या राम आम खा रहा है, और उसके बाद क्या को काट देंगे, अर्थात निकाल देंगे। मान लिया गया ये निकला। तो अब जो शेष बच रहा है राम आम खा रहा है, तो उसका अनुवाद कर देंगे, क्योंकि जो शेष है, शेष तो राम आम खा रहा है ही बच रहा है, तो नियम कहती है कि उसका अनुवाद करें। तो इसका अनुवाद हुआ राम इज़ ईटिंग ए मैंगो, और फिर आगे नियम कहती है अब हेल्पिंग वर्ब को आगे करें। तो राम इज़ ईटिंग ए मैंगो में अब यह देखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन है। तो जैसा कि मैंने पीछे कहा कि वाक्य में दो वर्ब आने पर पहला हेल्पिंग होता है, यहाँ दो वर्ब आए हैं इज़ और ईटिंग, पहले नंबर पे हेल्पिंग है और ये फुल वर्ब है। तो इस तरह से हेल्पिंग वर्ब को हमने जान लिया इज़ है, और इज़ को यहाँ से उठा करके सिर्फ आगे कर देंगे। तो इज़ जब इससे निकल कर आगे आएगा तब जो शेष बचेगा राम ईटिंग ए मैंगो, उसे लिख देंगे राम ईटिंग ए मैंगो।
तो इस तरह से कंप्लीट आंसर हो जाएगा इज़ राम ईटिंग ए मैंगो, अर्थात क्या राम आम खा रहा है। अब मैं आपको दूसरा उदाहरण दिखा रहा हूँ। अब ये दूसरा उदाहरण है, क्या राम आम खाता है। तो इसे भी उसी तरह से बनाएंगे। क्या को हम निकाल देंगे, तो क्या निकालने के बाद ये क्या निकल गया, तो शेष बचेगा राम आम खाता है, यहाँ बच गया है। और इसका अनुवाद करेंगे, राम ईट्स ए मैंगो, अनुवाद हो गया। अब नियम कहती है हेल्पिंग वर्ब को आगे करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको ऊपर दिखाया था, अनुवाद करने के पश्चात हेल्पिंग वर्ब को आगे करने के लिए। तो अब इसमें राम ईट्स ए मैंगो में तो एक ही वर्ब है, और आपने यह भी जाना कि जब एक वर्ब हो तो फुल वर्ब है, यह तो फुल वर्ब है, और इसमें कहीं भी हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं है। और नियम कहती है हेल्पिंग वर्ब आगे करें, और हेल्पिंग वर्ब है नहीं, तो इस स्थिति में इसके लिए अलग से हेल्पिंग वर्ब प्राप्त किया जाएगा। तो ये वर्ब का 5वां फॉर्म है, इट्स 5वां फॉर्म है। आपने यह भी पीछे देखा कि 5वें फॉर्म का हेल्पिंग वर्ब डज होता है। तो हमें हेल्पिंग वर्ब प्राप्त हो गया डज, तो इस डज को हम लोग वाक्य के आरंभ में रखेंगे। तो जब वाक्य के आरंभ में रखेंगे तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, डज हमने आरंभ में रख दिया और शेष को हमने लिखा राम ईट्स ए मैंगो, तो राम ईट ए मैंगो लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने यह भी देखा पीछे कि जब डू डज डीड आ जाते हैं तो जो उसका फुल वर्ब है वो अपने V1 में ट्रांसफ़र कर जाता है। तो यहाँ इट ही देंगे। यह तो ऊपर अफर्मेटिव है इसलिए इट्स आया है, लेकिन डज लगने के बाद इट्स को इट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह से इसका फाइनल आंसर हुआ डज राम ईट ए मैंगो, और फिर ये अंत में प्रश्नात्मक चिन्ह। तो इस तरह से यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ, और इस आधार पे हम किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अंग्रेजी अनुवाद कर सकेंगे। अब मैं आपको इसका अंतिम रूप, अंतिम फॉर्म इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को दिखा रहा हूँ। और अब आप देख सकते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नात्मक और नकारात्मक वाक्य, और इसका पहचान है क्या नहीं, अर्थात जब वाक्य में क्या नहीं लगा हुआ रहे तो उसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे आप यहाँ सेंटेंस देख सकते हैं, उदाहरण है क्या राम आम नहीं खा रहा है। तो फिर इस वाक्य में क्या और नहीं ये दोनों लगा हुआ है। तो इंट्रोगेटिव अर्थात प्रश्नात्मक हुआ, तो इंट्रोगेटिव के लिए क्या है और नेगेटिव के लिए नहीं लगा हुआ है। तो जिस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस में नॉट लगाकर उसका अफर्मेटिव का नेगेटिव फॉर्म होता है, नेगेटिव रूप होता है, ठीक उसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नॉट लगाकर उसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनता है। तो फिर ऐसे वाक्यों को हम किस तरह से अनुवाद कर सकेंगे, तो आप यहाँ देखिए, इसका भी नियम उसी तरह से है जिस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम होता है। तो सेम प्रोसेस है। जैसे क्या को हम लोग काट देंगे और शेष अनुवाद करके हेल्पिंग वर्ब आगे कर देंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है क्या राम आम नहीं खा रहा है, तो फिर इसका अनुवाद किस तरह से करेंगे, क्या को काट देंगे।
क्या को निकालने के पश्चात जो सेंटेंस बच रहा है, राम आम नहीं खा रहा है, और फिर इसका अनुवाद कर लेंगे, राम इज़ नॉट ईटिंग ए मैंगो। और जब यह सेंटेंस अनुवाद हो जाएगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे। तो हेल्पिंग वर्ब इज है और इज़ को आगे कर दिया गया है। तो इस तरह से फाइनल आंसर हुआ, क्या राम आम नहीं खा रहा है बराबर इज़ राम नॉट ईटिंग ए मैंगो। अर्थात क्या को निकाल करके वाक्य का अनुवाद कर लेंगे और फिर जो वाक्य का हेल्पिंग वर्ब होगा उसे वाक्य के आगे कर देंगे। अब हम लोग दूसरे उदाहरण को देखेंगे। इसमें दूसरा उदाहरण है, क्या राम आम नहीं खाता है। तो फिर इसके लिए हम लोग क्या को निकाल देंगे। तो क्या को निकालने के बाद सेंटेंस जो शेष बचेगा वो यह है, राम आम नहीं खाता है। तो फिर इसका हम लोग अनुवाद कर लेंगे। राम आम नहीं खाता है का अनुवाद हुआ, राम डज नॉट ईट ए मैंगो। और फिर अनुवाद करने के पश्चात जो हेल्पिंग वर्ब है उसे वाक्य के आगे कर देंगे। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब ये डज है और इट फुल वर्ब है। तो फिर डज को आगे कर देना है। तो डज के आगे आ जाने से डज यहाँ आ गया और फिर जो शेष बच रहा है, राम नॉट ईट ए मैंगो, वह अपने जैसे जिस तरह से है उसी तरह से लिख दिए जाएंगे। तो इस तरह से इसका कंप्लीट आंसर हुआ, क्या राम आम नहीं खाता है बराबर डज राम नॉट ईट ए मैंगो। और यहाँ नीचे दिखाया गया है हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि जिन वाक्यों के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं, जैसे V1 का हेल्पिंग वर्ब डू और V5 का डस हो जाता है, और डू और डस जैसे ही वाक्य में आते हैं वैसे ही जो फुल वर्ब है वो अपने वर्ब 1 में ट्रांसफ़र कर जाता है। तो इस तरह से यह अभी आपने देखा कि सेंटेंस के 4 प्रकार हुए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो दिए गए नियम से आप किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में चेंज कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह क्लास समाप्त होता है। पुनः फिर नई जानकारी के साथ फिर अगले वीडियो में मैं उपस्थित होऊंगा।